स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। जो स्थितियां बनी हुई हैं जंतर मंतर पर, उसको लेकर के देश भर में अब सवालात यही सामने आ रहे हैं कि आने वाले समय में टीम अन्ना का रूप क्या होगा, टीम अन्ना की रणनीतियां क्या होंगी। आपको बता दें कि जिस तरह से अनशन को समाप्त करने का फैसला लिया गया और साथ ही साथ राजनीतिक विकल्प देने पर अब विचार किया जा रहा है टीम अन्ना की तरफ से, इसी के साथ तमाम कयासों के दौर भी शुरू हो गए कि आखिर किस तरह से ये राजनीतिक विकल्प दिया जाएगा। सबकी निगाहें इन्हीं बातों पर टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ भूमिकाएं अदा की जा सकती हैं टीम अन्ना की तरफ से। जो आंदोलन किया जा रहा था पिछले एक वर्ष की अगर बात की जाए, तो जिस तरह से आंदोलन लगातार किया जाता रहा भ्रष्टाचार और जन लोकपाल के मुद्दे पर, अब आमरण अनशन पर बैठे लोगों ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला ले लिया, जिसके लिए यह तय कर लिया गया कि आखिर अनशन को समाप्त करके अनशन के जरिए कुछ नहीं हो रहा है, ये स्वीकार करते हुए कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार भी किया गया और अब राजनीतिक विकल्प देने पर विचार किया जाएगा टीम अन्ना की तरफ से। आपको बता दें कि जनरल वीके सिंह जो अनशन स्थल पर मौजूद रहे और लोगों को संबोधित किया, उन्होंने ये अपील की, इस दौरान टीम अन्ना से अपील की, अन्ना हजारे से अपील की कि राजनीतिक विकल्प दें। देश में जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त है, जिसके बाद अब उसे एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, यह अपील की वीके सिंह ने। और निश्चित रूप से अब इंतजार इसी बात का कि क्या कुछ स्पष्ट रणनीतियां बनती हैं टीम अन्ना की तरफ से। भविष्य में आखिर किस तरह से टीम अन्ना अपनी भूमिकाओं को अदा करेगी, भ्रष्टाचार और जन लोकपाल के मुद्दे पर जो लड़ाई पिछले साल भर से छेड़ रखी है, आखिर उसे आगे बढ़ाने का अब क्या तरीका होगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। तो इस पूरे मामले में जंतर मंतर पर आज अनशन समाप्त करने और भविष्य की जो चर्चाएं की जा रही हैं टीम अन्ना की तरफ से, इस पर संतोष हेगड़े ने क्या कहा, ये सुनिए आप। If there are good people, maybe in Anna team or any other team, who want to contest election, who have the wherewithal or the necessary infrastructure to fight the corruption, and if they are honest, clean people who are capable of changing the political system in this country, then I think Anna team, for that matter, anybody can support that candidate. और आपको यह भी बता दें कि जो गुरु बाबा रामदेव जो कि नाखुश नजर आए इस पूरे दौरान, जिस तरह से अनशन समाप्त किया गया, उनकी नाखुशी देखी जा रही थी, राजनीति में आने का ऐलान किया गया, इस पर भी नाखुशी देखी जा रही थी योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से। उन्होंने जब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, मीडिया ने जब उनसे बात करने की कोशिश की, तो रामदेव यही कहते नजर आए कि अन्ना हजारे ने अगर ये फैसला लिया है, टीम अन्ना ने यह फैसला लिया है, तो सोच समझ कर ही लिया होगा। क्या होना चाहिए, देश की भलाई के लिए क्या जरूरी है, उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा। पहले भी हमने इससे पहले भी कई बार बैठकें की हैं, तो अभी भी और एक बार बैठक करेंगे उसी। तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी इन तमाम स्थितियों पर लगातार जारी है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कहीं इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, अनशन को समाप्त करने, राजनीतिक विकल्प पर विचार करने के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं इसकी खिलाफत के सुर भी उठने लगे हैं। वहीं सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से उनके तमाम नेतागण, उनके मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उनका यही कहना था, चाहे वो अंबिका सोनी की बात करें, चाहे वो बात की जाए कपिल सिब्बल की, यही कहना रहा कि ये सब कुछ पहले से ही प्रायोजित था और राजनीति में आने की ही ये एक तैयारी थी। तो हमारे साथ दीपक तिवारी, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे इन तमाम स्थितियों पर चर्चा करेंगे, किस तरह से आखिर अनशन को तोड़ा जा रहा है, तोड़ने का फैसला लिया गया और क्या कुछ रणनीतियां होंगी आगे आने वाले समय में टीम अन्ना की। दीपक, जानना चाहेंगे आपसे, क्या चर्चा में सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे, जिस तरह से अब बयान सामने आने लगे हैं, बातें सामने आने लगी हैं, कांग्रेस के नेताओं की बातें सामने आने लगी हैं, अंबिका सोनी की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, तो उन्होंने जो हथियार बनाया है कि उन्हें पहले से ही मालूम था, राजनीति में आने के लिए सब कुछ प्रायोजित था, प्रायोजित होने के आरोप से आखिर कैसे बचेगी टीम अन्ना?
नहीं देखिए उत्कर्ष, ये बात तो बिल्कुल साफ सही भी है जो लोग वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से ही जब पिछले साल भी टीम अन्ना ने आंदोलन किया था जंतर मंतर पर, तब भी एक बात उन्होंने साफ कर दी थी कि ये लोग राजनीति में आना चाहते हैं और उनका कहीं ना कहीं वही प्रोपोगेंडा है। लेकिन जिस तरीके से इस बार के आंदोलन में सारी चीज़ें साफ भी हो गई हैं एक बार फिर से, और अन्ना ने अभी कुछ ही देर पहले वहाँ मंच से ऐलान भी कर दिया है कि वो लोग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। और इसके साथ साथ लोगों से उन्होंने पूछा है कि राजनीतिक दल का नाम क्या रखेंगे, जनता तय करेगी, जनता उसे नाम सुझाए, जो नाम जनता उन्हें सुझाएगी राजनीतिक पार्टी का वही नाम वो लोग उस पार्टी का रखेंगे। और जहाँ तक जो सबसे बड़ा सवाल अभी तक उठता आ रहा है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे कैसे, पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत वहाँ पर पड़ेगी और टीम अन्ना के पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उन्होंने ये बात भी साफ की है कि जो लोग उनके कार्यकर्ता उनके पार्टी में शामिल होंगे सभी लोगों को बाकायदा एक ईमेल आईडी उन्होंने दी, एक एड्रेस उन्होंने दिया कि जो भी लोग कार्यकर्ता बनना चाहते हैं बाकायदा हमें मेल करें, हमें चिट्ठी लिखें, हमसे आके मिले, हम उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करेंगे और वही लोग पार्टी को चंदा देंगे और उसी पैसे से यहाँ पर टीम अन्ना की जो पार्टी होगी चुनाव भी लड़ेगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है जिस पर हल्का सा कुहासा यहाँ पर छाया हुआ था कि वाकई में टीम अन्ना चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अब आते हैं कि जिस तरीके से जैसा आपने सवाल किया था कि अंबिका सोनी है, दूसरे जितने भी मंत्री केंद्रीय या कांग्रेस के सभी नेता जो लगातार बात इसी रात को अलाक रहे हैं कि हम लोग पहले से ही कहते हैं कि टीम अन्ना का प्रोपोगेंडा वही है कि वो राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं और वही कुछ आखिर में हो ही गया और अन्ना ने भी इसका ऐलान कर ही दिया। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि जो दुष्प्रचार यहाँ पर कांग्रेस चुनाव के समय जो दुष्प्रचार इनके खिलाफ होगा कि वाकई में ये लोग चाहते थे, कोई आंदोलन ये लोग नहीं चाहते थे, कोई जन लोकपाल ये लोग नहीं चाहते थे, ये लोग चाहते थे किसी भी तरह राजनीति में घुसा जाए, राजनीतिक सत्ता का सुख यहाँ पर भोगा जाए और वही चीज़ अब होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर इन आरोपों को झेलना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्या जो मोमेंटम अभी कायम है, जो भरोसा टीम अन्ना पर लोगों ने जताया है, जिस तरीके से देश भर से लोगों की राय आ रही है वो तकरीबन 90 से 95% लोग इस बात को मानते भी हैं कि टीम अन्ना को राजनीति में आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर क्या यही भरोसा टीम अन्ना पर अगर वो लोग जताते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसका कोई औचित्य ही नहीं उठता। लेकिन अगर लोगों का भरोसा टीम अन्ना पे कम होता है, उस बात को लोग सुनते हैं तो निश्चित तौर पर टीम अन्ना थोड़ा बहुत मुश्किल में यहाँ पर आ सकती है। लेकिन मुझे उत्कर्ष ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क इस बात का पड़ेगा कि वो लोग राजनीतिक दल बनाना चाहते थे, ऐसा उन्होंने बात कही थी और अब उन्होंने राजनीतिक दल बना लिया है। इसका बहुत ज़्यादा फर्क इस चुनाव, अगर वो लोग चुनाव लड़ते हैं टीम अन्ना के खिलाफ ही दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी करती है, उसके नेता करते हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फर्क इसका यहाँ पर पड़ेगा। बस ज़रूरत इस बार की है कि जिस स्वच्छ छवि की, जिस ईमानदारी की बात टीम अन्ना लगातार करते आई है, क्या इसी को आगे वो कायम रख पाएंगे? क्या टीम अन्ना में वही लोग शामिल होंगे? क्या उस पार्टी में वही लोग कार्यकर्ता बनेंगे जो वाकई में ईमानदार हों, जो वाकई में स्वच्छ छवि के हों और जिनका चेहरा अगर टीम अन्ना लोगों के सामने पेश करेगी उनके क्षेत्र में, तो क्या लोग इतना भरोसा उन पर कर पाएंगे कि उनको वोट देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें एक चीज़ और सामने यहाँ पर आती है कि जितने भी लोग होंगे, जैसे केजरीवाल ने मन से ऐलान किया है, अन्ना ने मन से ऐलान किया है कि वो चाहते हैं कि जो लोग दूसरे पार्टी में, जो लोग कांग्रेस में हैं, जो भाजपा में हैं, जो लेफ्ट में है या दूसरे क्षेत्रीय दलों में जो लोग हैं, उन्हें लगता है कि वो अपनी पार्टी से उब गए हैं और पार्टी उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है, इनको लगता है कि पार्टी सही काम नहीं कर रही, तो उनका भी उनकी पार्टी में स्वागत है। और निश्चित तौर पर अगर दूसरे दल के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं तो फिर वही बात हो जाती है कि अगर आप अलग पार्टी बना रहे थे, आप स्वच्छ छवि की बात करते हो, तो आप दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने का न्योता क्यों दे रहे हो? हाँ, यहाँ पर एक सवाल जरूर उन्होंने रखा कि वही उन्हीं लोगों को हम पार्टी में शामिल करेंगे जो वाकई में स्वच्छ छवि के होंगे, जो अभी तक बेदाग होंगे। लेकिन उत्कर्ष, अगर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बड़े नेता हैं, जो बड़े नाम है, लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियों में उपेक्षित है, ऐसी स्थिति में अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर जरूरी नहीं कि वो लोग वाकई में जैसे बेदाग वहाँ पर रहे हैं या दूध के धुले हुए वहाँ पर रहे वैसे यहाँ पर आते रहें। तो हो सकता है यहाँ पर आकर उनकी नीयत में भी खोट आ जाए और यहाँ पर उनको क्या कहते हैं, फ्रंट फुट पर आके खेलने का मौका मिला है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी आकर वो ईमानदार रहे। तो सबसे बड़ा सवाल टीम अन्ना के सामने यही रहेगा, अन्ना हजारे के सामने यही रहेगा कि उन्हें ईमानदार लोगों की फौज उन्हें खड़ी करनी होगी। वो फौज सिर्फ दिल्ली में नहीं, वो सिर्फ मुंबई में नहीं, कोलकाता में नहीं, चेन्नई में नहीं, बल्कि देश के कोने कोने, सड़क से लेकर संसद तक उस फौज को उन्हें खड़ा करना है। ग्राम सभा में से लेकर संसद तक कैसे उन लोगों को वो लेके आएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। और फिलहाल जो समय चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव है, उसके लिए वक्त बहुत कम बचा है। इतने कम वक्त में टीम अन्ना इतना बड़ा काम कैसे कर पाएगी, कैसे सारे संसाधन जुटा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल उनके पास है। उत्कर्ष, बिल्कुल दीपक, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पूरे अनशन पर, जंतर मंतर पर चल रहे अनशन पर लगातार नजर बनाए रखने वाले हमारे संवाददाता प्रदीप सती भी मौजूद हैं चर्चा के लिए हमारे साथ। उनके साथ चर्चा करेंगे इस पर। प्रदीप, जिस तरीके से ये पूरा जंतर मंतर पर चल रहा अनशन अब समाप्त होने का ऐलान इसको बीते दिन ही कर दिया गया, ऐसे में अब क्या मानते हैं, जो जिस परस्पर सहयोग की बात की जाती रही योग गुरु बाबा रामदेव और टीम अन्ना के बीच में, उसका भविष्य कैसा नजर आ रहा है? उत्कर्ष, पिछले 10 दिनों से जो जंतर मंतर पर सब कुछ चल रहा था, अरविंद केजरीवाल ने 4 लाइनें कवि दुष्यंत की सुनाई कि इस हिमालय से नहीं
चाहे किसी भी हिमालय से हो, पर गंगा निकलनी चाहिए, उसका कुछ सार यही था। अमूमन जो ये कविता है ये क्रांतिकारी कविता मानी जाती है। महान आंदोलनों में जनगीतों के रूप में इस कविता का स्थान है। और अरविंद केजरीवाल ने आज अन्ना से पहले बोलते हुए जंतर मंतर पर इसी कविता से अपना उद्बोधन समाप्त किया और लोगों से साफ साफ आह्वान कर दिया कि अब जब सारी समस्या ही राजनीतिक है तो उसका समाधान भी राजनीतिक ही होगा और राजनीति में ही आकर के हम लोग अब जनता को विकल्प दे पाएंगे। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर 1 अरब 21 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है, जहां पर तमाम दल एक दूसरे से ऊपर बने रहने की होड़ करते हैं, दूसरे दलों को भ्रष्टाचार का दलदल बताते हैं, अपने दल को चमकता हुआ दल बताते हैं और पाक साफ बताते हैं, जहां पर पूरी व्यवस्था आपके गांव के प्रधान के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के हालिया चुनाव तक, जहां पर पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार सबसे हावी माना जा रहा हो, जो कि दुनिया की तमाम बड़ी राजनीतिक सरगर्मियों में गिना जाता है भारत का हर एक राजनीतिक घटनाक्रम, वहां पर अन्ना हजारे का जो ये पूरा अनशन है ये 10वें दिन राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने आता है, तब्दील होता है। तो इस देश में ये माना जाना चाहिए कि आंदोलनों के माध्यम से अब एक और राजनीतिक धारा निकलने वाली है। जनता के लिए एक राजनीतिक विकल्प यहाँ पर सुझाया गया है अन्ना हजारे की टीम द्वारा। रामदेव की जब हम बात कर रहे हैं तो रामदेव भी लगभग इसी सब पर पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। पिछले 3-4 सालों से काले धन, भ्रष्टाचार और इन सब चीज को लेकर व्यवस्था परिवर्तन की रामदेव भी बात कर रहे हैं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान दल उन्होंने बनाया। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी रामदेव एन राजनीति में उतरने का संकेत दे चुके थे। एन मौके पर उन्होंने पांव पीछे खींचे। उसके बाद यूपीए 2 का जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ और उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले टीम अन्ना के केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और किरण बेदी जैसे तमाम लोग उसके बाद सामने आए। अन्ना के पिछले साल के 15 अगस्त के अनशन के ठीक 1 साल के बाद ये अनशन की पुनरावृत्ति हुई है। इस बीच में 3 से 4 बार अन्ना सांकेतिक रूप से 3 दिन का, 2 दिन का इस तरह के अनशन ले चुके हैं। लेकिन इस बार सरकार का जो हठी रवैया था, सरकार की जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार ने कसम खा ली है कि चाहे कोई मरे तो मरे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये टीम अन्ना भी समझ गई थी कि अब इस तरह से उनका काम नहीं चलेगा तो राजनीतिक विकल्प देना पड़ेगा। तो ये एक नई शुरुआत कही जा सकती है उत्कर्ष भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि जिस राजनीति की बात अब की जा रही है, राजनीतिक दल बनाने की बात की जा रही है, राजनीतिक विकल्प, चुनावी विकल्प देने की बात की जा रही है, आखिर इतने कम समय में 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो इतने कम समय में टीम अन्ना आखिर देश के इतने लोकसभा क्षेत्रों तक कैसे पहुंचेगी और कैसे स्वच्छ छवि के ईमानदार व्यक्ति की तलाश कैसे कर पाएगी? ये खुद एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदीप सर, कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर टीम अन्ना युधिष्ठिर बनना चाहती है, इस यक्ष प्रश्न का जवाब देना चाहती है, तो मुझे लगता है कि काफी सोच समझकर ही उन लोगों ने राजनीति में उतरने का फैसला लिया होगा। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर चुनाव का पूरा सिस्टम ही बहुत अलग है। टीम अन्ना के सदस्य आज मंच से यही कह रहे हैं कि भारत की जनता का सपोर्ट उनके साथ है। 547, 545 जो लोग लोकसभा में है, 250 जो राज्यसभा में है, जो लोग इस देश की नीतियां बना रहे हैं वो सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। पूरी व्यवस्था सड़ गल चुकी है और आम जनता त्राही त्राही कर रही है और उसी आम जनता के भरोसे ये लोग चुनाव में उतरेंगे। और वही उसी आम, इनका कहना है, अभी अन्ना हजारे के साथ अभी मैं सुन रहा था जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि धन बल से नहीं जीतेंगे, जन बल से जीतेंगे। गांव-गांव में जनता जाएगी, एक पूरा जत्था जाएगा लोगों का और लोग उसके बाद प्रचार करेंगे। लेकिन ये वही जनता है जो जनता पिछले 64 सालों से इस तरह के तंत्र में लोगों को वोट दे रही है। और आप देखिए कई आपराधिक छवि के, कई भ्रष्टाचार के आरोप वाले नेता हर दूसरे चुनाव में उससे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। और ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है टीम अन्ना के पास। और अब 22 महीने के बाद लोकसभा का जो, अगर 2014 का जो चुनाव नियत समय पर हुआ तो 22 महीने के बाद ये चुनाव होगा और 22 महीने में आप लोग इतने बड़े देश को किस तरह से कवर कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है राजनीतिक चेतना की। यहाँ पर जो राजनीतिक चेतना का जो ढलान है हमारे देश में, उस ढलान को आपको सबसे पहले एक बुनियाद देनी पड़ेगी। उसके बाद उसको ऊंचाई, स्टेपिंग स्टोन जिसे कहते हैं, जहाँ जिस पत्थर से हम सफलता को चूमते हैं उसके लिए छलांग लगाते हैं, उस पत्थर पर आपको आने के लिए वक्त लगेगा। आपके पास एक पूरा तंत्र होना चाहिए, आम कार्यकर्ता से लेकर और आपके लिए नीतियां बनाने वाला तक। 22 महीने के कार्यकाल में टीम अन्ना को यूपीए के खिलाफ भी बोलना है। और अब सबसे बड़ी बात, उनका अभी तक तो सिर्फ सरकार के साथ उनकी खिलाफत थी, लेकिन अब वो जब
इस बहुदलीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के लिए उतरेगी तो उनके साथ सिर्फ कांग्रेस नहीं होगी उनके खिलाफ। अब भारतीय जनता पार्टी, डीएमके, अन्ना डीएमके, तमाम सपा बसपा, तमाम छोटे दल, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तमाम लोग, अब क्योंकि अब तमन्ना खुलकर मैदान में आ चुकी है। जो लोग उनको पीछे से नैतिक समर्थन दे रहे थे, अब उन लोगों का भी वजूद खतरे में है। उन लोगों के लिए भी ये घड़ी अपना अस्तित्व बचाने के लिए है। रामदेव, आप देख लीजिए, चुप्पी हो गई है रामदेव जी की 2 दिन से। अब उनका भी पैतरा दिखेगा आगे आने वाले 4-5 दिनों में, 10 तारीख के बाद पता चलेगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल पर मंथन सबसे जरूरी है। तमन्ना को मुझे भी लगता है कि इसी सवाल के लिए सोचना पड़ेगा। इस 22 प्रदीप, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे, रामदेव के सवाल को लेकर के आपके पास वापस लौटेंगे। जिस तरह से ऐलान किया गया है तमन्ना की तरफ से और रामदेव का अब जो कुछ रुख सामने आया है, निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं वो, ये बात जाहिर हो रही है। दीपक, तो ऐसे में अब जो आगे चलने की रणनीतियां हैं, अगर साथ नहीं होते हैं दोनों, बाबा रामदेव और तमन्ना साथ नहीं होती है, तो चाहे वो रामदेव का आंदोलन हो, उस पर भी लोगों का जो विश्वास है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा और साथ ही साथ जो ऐलान है राजनीति में आने का, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा जाहिर तौर पर कि आखिर क्यों दोनों में एक मत नहीं हो पाया, क्योंकि भ्रष्टाचार की लड़ाई में दोनों एक मत थे। बिल्कुल, देखिए उत्कर्ष, भले ही दोनों लोग बात अलग अलग कर रहे हैं, कोई कालेधन की बात करता है, कोई लोकपाल लाने की बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए दोनों की जड़ में मुद्दा एक ही है, भ्रष्टाचार। क्योंकि जन लोकपाल की अगर वो मांग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मंत्री भ्रष्ट है, सांसद भ्रष्ट हैं, विधायक भ्रष्ट हैं और तो अधिकारी तक भ्रष्ट हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तो उसी के लिए जन लोकपाल की मांग की जा रही है ताकि उन पर लगाम यहाँ पर कसी जा सके। दूसरी तरफ बाबा रामदेव काले धन की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जब लोगों ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की काली कमाई जो है वही काला धन है जो लोगों ने विदेशी बैंकों में जमा किया है, यहाँ पर जमा किया है। तो दोनों का मुद्दा एक है, जड़ दोनों की एक ही है, लेकिन दोनों की शाखाएं सिर्फ कह सकते हैं अलग अलग है। रामदेव काले धन के नाम पर आंदोलन करते हैं, बाबा राम और अन्ना हजारे जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन करते हैं। और ऐसी स्थिति में पहली बार जब दोनों ने इस बार के आंदोलन में मंच साझा करने की बात कही थी, तो लोगों को भी लगा था कि मुद्दा एक है और दोनों का जनाधार अलग है, उनको चाहने वाला वर्ग अलग है, जबकि रामदेव को चाहने वाला वर्ग अलग है। और ऐसे में जब दोनों लोग इस बार एक मंच पर आए थे, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यहाँ पर मुश्किल में आई थी। उन्हें लगा था कि अब दोनों ही लोग एक मंच पर आ गए तो उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं, और इसी को लेकर पहले से शायद उन्होंने इस बात को ठान लिया था कि वो लोग इस पूरे आंदोलन को इग्नोर करेंगे, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे, ताकि थक हार कर वो लोग खुद ही बैठ जाएं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यहाँ पर अपनी रणनीति में सफल भी होती दिखाई दी है। लेकिन अब 9 अगस्त से 8 अगस्त से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और 9 अगस्त से बाबा रामदेव रामलीला मैदान में अनशन शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि तमन्ना तो मांग कर रही थी कि 8 अगस्त तक उनके पास अनुमति है, 8 अगस्त तक जब संसद का मॉनसून सत्र आ रहा है वहाँ पर जन लोकपाल लेकर आओ। लेकिन बाबा रामदेव काले धन की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र चल रहा होगा, दूसरी तरफ बाबा रामदेव रामलीला मैदान में अपने समर्थकों के साथ काला धन भारत में वापस लाने की मांग वहाँ पर कर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर स्थिति बड़ी रोचक होगी। लेकिन वो आंदोलन आगे जाके क्या मोड़ लेगा, क्या वाकई में तमन्ना का जो आंदोलन था 20 रास्ते में जाके वो भी रुक जाएगा, या उस आंदोलन की भी हत्या हो जाएगी, या जो पिछली बार जून में हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में उस आंदोलन की हत्या कर दी जाएगी कि वाकई में अगर केंद्र सरकार घबराती है तो। लेकिन अभी की स्ट्रेटजी लगती है कि इसके बाद अगर उस आंदोलन का भले ही जो भी रुको, उस आंदोलन का भले ही जो भी नतीजा निकले, लेकिन आगे जो चुनाव की बात हम करते हैं, प्रदीप ने भी जैसा भी बोला कि रामदेव पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो सभी अपने लोगों को चुनाव यहाँ पर लड़वाएंगे और शायद उनकी मंशा भी यही है। और अब तमन्ना भी इसी मैदान में कूद चुकी है। तो ऐसे में अगर दोनों लोग अलग अलग जाते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोग भी कन्फ्यूज होंगे कि आखिर में वो लोग किसके साथ जाए, और ऐसे में इसका खामियाजा दोनों ही लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और अगर दोनों लोग साथ में आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उनको इसका फायदा भी मिल सकता है। एक छोटी सी बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा उत्कर्ष, एक छोटे से किस्से के जरिए, कि जिस तरीके से बाबा रामदेव तो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो यहाँ पर चुनाव अपने लोगों को चुनाव में उतारेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन तमन्ना ने अब ये फैसला लिया है। तमन्ना लगातार सरकार से लोकपाल की मांग करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि सरकार इस बार उन्हें इग्नोर कर रही है तो उन्होंने फैसला लिया चुनाव लड़ने का। एक छोटे से किस्से से इसको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक मंदिर का पुजारी है वो रोज भगवान की पूजा मंदिर में करता है और किसी दिन भगवान से मांग लेता है कि भगवान मेरा 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए, लेकिन और इसी को छोड़ के वो घर चले जाता है। लेकिन जब बहुत दिनों तक लॉटरी नहीं खुलती तो बार बार वो मंदिर में जाता है, बार बार भगवान से विनती को करता है कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, लेकिन होता कुछ नहीं। तो आखिर में थक हार कर दोबारा मंदिर में पहुंचता है और काफ़ी खरी खोटी वहाँ पर भगवान को सुनाता है, बोलता है कि मैंने सालों तक आपकी तपस्या की, सालों तक आपकी सेवा की, सिर्फ 1 करोड़ की लॉटरी की खुलने की मैंने आपसे बात कही थी, लेकिन आपने मेरी वो मनोकामना पूर्ण नहीं की। तो उत्कर्ष जहाँ पर खुद भगवान प्रकट होते हैं पुजारी के सामने और उसको बोलते हैं बेटा तेरी लॉटरी खुल जाएगी, लेकिन कम से कम जाके एक टिकट तो खरीद लो।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीम अन्ना को भी शायद ये लगा होगा कि वो लोग लगातार मांग तो कर रहे हैं, वो लोग चाहते भी हैं कि सत्ता में आकर इस सारी चीज़ों को सही किया जाए, लेकिन जब तक वो लॉटरी का टिकट नहीं खरीदेंगे तब तक वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यानी कि बात वही आती है कि जब तक आप चुनाव नहीं लड़ोगे, आप सांसद नहीं बनोगे, आप अपनी सरकार नहीं बनाओगे, सत्ता में नहीं पहुँचोगे, तो आप कैसे व्यवस्था को ठीक कर सकते हो, कैसे जन लोकपाल लेके आ सकते हो, कैसे भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हो। तो शायद यही चीज़ टीम अन्ना को समझ में आ गई और उन्हें लगा कि शायद अब लॉटरी का टिकट खरीदने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि 2014 का चुनाव 20 से 22 महीने का समय है। लेकिन उत्कर्ष तो मेरे को लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी यहाँ पर टीम अन्ना ने कर दी इस टिकट को खरीदने में। अगर थोड़ा रुक कर, थोड़ा आंदोलन को और लंबा खींचकर वो इस फैसले को लेते तो शायद उनको ज़्यादा फायदा मिलता, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। आज सड़क में हम कोई दुर्घटना देखते हैं तो हम लोग मोटरसाइकिल चलाने में, गाड़ी चलाने में घबराते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं, उस चीज़ को भूल जाते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हम 2 दिन गुस्सा करते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, खूब बयानबाजी करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद सारी चीज़ें उसी प्रकार से नॉर्मल हो जाती है। यानी कि हमें आदत हो गई है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से भ्रष्टाचार भी है, जब भ्रष्टाचार की लगातार बढ़ता जाता है तो हम लोग उसके खिलाफ विरोध करते हैं, लेकिन एक सीमा में आने के बाद हम लोग शांत बैठ जाते हैं। शायद यही इसका हिस्सा है और हमें इसको मान लेना चाहिए। तो यही स्थिति लोगों के अंदर भी है। तो अन्ना अगर थोड़ा जल्दबाजी ना करती, थोड़ा और इस आंदोलन को खींचकर इस फैसले को लेती, तो शायद लोगों के दिमाग में इसका लंबे समय तक असर रहता। और जब 2014 के जब लोकसभा चुनाव में वोट पड़ रहे होते तो वो बात लोगों के दिमाग में रहती, और जो जन समर्थन अभी टीम अन्ना को मिल रहा है या रामदेव को मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें वोट में कन्वर्ट होकर निकल के आती और उनके लोग जीते और संसद तक पहुंचते, और हो सकता है कि उनकी सरकार भी बनती। तो निश्चित तौर पर जो जिस चीज को वो लोग चाहते हैं वो वाकई में सामने आ पाए। दीपक, हम अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है, और तो निश्चित रूप से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्या कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि अब जिस तरह से ये पूरा अनशन तोड़ा गया है और उसको लेकर के उसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है कि राजनीतिक दल बनाया जाएगा, राजनीति में कूदने का प्रयास किया जाएगा, तो किस तरह का परिवर्तन अब आने वाला है, इसको लेकर के हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आखिर ये नया जो ऐलान हुआ है टीम अन्ना की तरफ से बीते दिन, जो बातें सामने आई हैं राजनीतिक विकल्प देने की और साथ ही साथ ये अनशन बीच में समाप्त करने की, आखिर उसका क्या कुछ भविष्य आने वाला है सामने। फिलहाल आपको बता दें कि आखिर ये जो बयान सामने आया, ये जो नई योजना सामने आई टीम अन्ना की, उसके बाद लोगों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये भी देख लेते हैं। मेरे से काफ़ी निराशा हुई है। हम लोग यहाँ पे पिछले 7-8-9 दिनों से हैं। हमें भी सुन के काफ़ी अजीब लगा कि ये किस तरह का स्टेटमेंट था। हम लगातार यहाँ पे एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक तरह का मूवमेंट था। हम यही चाहते हैं कि ये मूवमेंट बना रहे, इसे पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल ना चेंज किया जाए, क्योंकि सभी एक आम आदमी जो बाहर से निकल के आता है, जो स्कूल से कोई डी यूनिवर्सिटी से कोई विद्यार्थी आता है, उसका भी इंटेंशन होता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे, ना कि किसी पॉलिटिकल सिस्टम के। तो मुझे लगता है कि इस तरह का निर्णय इसे वापस लेना चाहिए अन्ना जी को। हम सहमत है कि राजनीतिक विकल्प होने चाहिए, मगर हम इस बात से असहमत है कि राजनीतिक विकल्प अभी चाहिए। हमें अभी राजनीतिक विकल्प नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक राजनीतिक विकल्प लेकर के ही हम जनता के बीच जाएं और एक आंदोलन, हम एक आंदोलनकारी हैं। आंदोलन हमेशा ऐसा होता है कि आंदोलन ज्यादा पावरफुल होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपेक्षा। आंदोलन के साथ आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि 1 लाख हमारे साथ पूरे देश की जनता है, इतने करोड़ जनता है, 125 करोड़ जनता है, मगर जब आप रियलिटी में ग्राउंड पे उतरते तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास 10 सांसद है, 20 सांसद है। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कोई पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और तो कोई इसकी खिलाफत भी कर रहा है कि टीम अन्ना को अपने आंदोलन की राह को नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ दीपक तिवारी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से अभी हम आपसे ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, आपने एक लॉटरी टिकट की कहानी सुनाई थी, उसमें एक सवाल मैंने बचा करके रख लिया था कि अगर जो राजनीतिक दल बनाने की बात की जा रही है, राजनीतिक विकल्प देने की बात की जा रही है, इस दौरान अब लॉटरी के टिकट से चुनावी टिकट पे आ जाएं, तो क्या जिस तरह से वीके सिंह उतर करके सामने आए, उन्होंने अपील की और टीम अन्ना से राजनीतिक विकल्प देने की अपील की, वहीं साथ साथ फिल्मी हस्तियां भी उतरी रही हैं इस दौरान और उन्होंने भी तमाम सारी अपील टीम अन्ना से की थी और उनके पक्ष में अपनी बातें भी रखी थी। क्या यही लोग टिकट पाएंगे?
बिल्कुल उत्कर सही आपने सवाल किया, क्योंकि वीके सिंह ने अन्ना के मन से भी इस बात को बोला कि राजनीतिक विकल्प लोगों के सामने पेश किया जाए, और जिस तरीके से पेश हो भी चुका है। और वीके सिंह ने एक बात और बोलती है कि अगर वो पार्टी बनती है या पार्टी अब फॉर्म हो ही रही है तो वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। जाहिर सी बात है, वीके सिंह की बात करें, अनुपम खेर वहाँ पर पहुंचे थे, अर्चना पूरर सिंह है, या जितने भी बॉलीवुड की बात करें, या दूसरी जो हस्तियाँ हैं, संतोष हेगड़े की बात करना चाहूँगा, जो लगातार पहले भी टीम अन्ना के साथ जुड़े रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये पार्टी का फॉर्मेशन अब शुरू हो चुका है तो ऐसे में यही लोग शायद शुरुआत में सबसे आगे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पर तो ये जाने माने चेहरे जिन्हें लोग जानते हैं, जिन्हें जनता पहचानती है, हो सकता है जिनकी कुछ हद तक स्वच्छ छवि भी बहुत ज़्यादा स्वच्छ है, तो ये लोग तो खड़े हो जाएंगे और ये लोग दूसरी पार्टी के नेताओं को चुनौती भी दे देंगे अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 543 लोकसभा सीटों पर अगर 10 चेहरे टीम अन्ना के पास ऐसे जाने माने आए थे, मैं बोलता हूँ कि 50 चेहरे ऐसे जाने माने आए थे जो अलग अलग क्षेत्र से हों, तो कम से कम वो लोग चुनौती देने की स्थिति में होंगे। लेकिन बाकी की जो 500 सीटें हैं जहां पर टीम अन्ना के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, क्या वो कैसे वहां के जो घाघ नेता मैं कहूंगा उनको पार पा पाएंगे? क्योंकि जो व्यक्ति लगातार उस क्षेत्र में 20 कहीं 30-40 साल से पॉलिटिक्स में है, जो लगातार जनता के बीच है, वो जो क्या कहते हैं कॉलेज की राजनीति से लेकर ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक मेंबर से ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर आगे तक बढ़ा है, तो वो आदमी कैसे एक नया व्यक्ति जो स्वच्छ और ईमानदार छवि का जिसकी ये लोग बात करते हैं, अगर वो वहां पर आता है तो कैसे वो लोग उसको उठने देंगे, कैसे वो लोग उसको पनपने देंगे? ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि राजनीति में हम देखते हैं कि कई सारी परिस्थितियां होती हैं और हर कुछ यहाँ पर जायज है। तो ऐसी स्थिति में जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है चुनाव लड़ने का, जो लोग बाहुबली भी नहीं है, तो वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी कहीं ना कहीं अंदर एक भय रहेगा। और जो पहले से घाघ नेता वहां पर बैठे हैं, निश्चित तौर पर वो लोग उनको डराएंगे भी, उनको धमकाएंगे भी, उनको पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग चुनाव में के मैदान में ना उतरे और अपना नाम वापस चलें। तो ऐसी स्थिति में कितने लोग ये साहस जुटा पाएंगे टीम अन्ना के, जो जिन्हें टीम अन्ना टिकट देती है, कि उन घाघ नेताओं के सामने वो वहाँ पर खड़े रहें और चुनाव जीत के दिखा दें? तो मुझे बहुत ज़्यादा आसान नहीं लगता कि हो सकता है 50 लोग जीत जाएं, 50 लोग चुनौती दे दें दूसरे नेताओं को, लेकिन बाकी के 500 लोग क्या करेंगे? बाकी के 500 लोग कैसे उन घाघ नेताओं को आके टेक पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कैसे टीम अन्ना उनको प्रिपेयर करेगी, कैसे टीम अन्ना उनको सपोर्ट करेगी, कैसे टीम अन्ना उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति जो टीम अन्ना में शामिल होता है या जिसको टिकट दिया जाएगा वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत हो या उसके पास पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा अनुभव भी उसके पास हो। ऐसे में अगर उसके पास अनुभव नहीं होगा और अभी की जो स्थितियाँ राजनीति में चल रही हैं वर्तमान में, हम कई ऐसे प्रकरण देखते हैं, तो कई बार जितने प्रत्याशी होते हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके अपहरण कर लिए जाते हैं, उनके परिवार को धमकाया जाता है कि वो चुनाव न लड़ें। अगर ऐसी स्थितियां भी निश्चित तौर पर वहां पर उत्पन्न होगी तो कैसे वो लोग इससे निपटेंगे? क्या वो इतना साहस करके वाकई में चुनाव मैदान में डटे रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और टीम अन्ना इनसे कैसे निपटेगी? हो सकता है कोई रणनीति इसको लेकर उन्होंने तैयार की हो, लेकिन जितनी जल्दीबाजी में ये फैसला लिया गया उसको देख के लगता नहीं कि बहुत ठोस रणनीति टीम अन्ना के पास फिलहाल है, लेकिन मेहनत उनको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कम से कम टीम अन्ना को 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है। अगर इसी मोमेंटम में अगर वो आगे बढ़ते रहते हैं और स्वच्छ छवि के लोगों को अपने साथ जोड़ते रहते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर उसके बावजूद भी 5-6 कहें या 10 कहें या हो सकता है उससे भी ज़्यादा का वक्त उनके पास लग जाएगा कि एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां पर वो ट्रम्प कार्ड के यूज में इस्तेमाल हो सकें। उत्कर्ष बिल्कुल दीपक, निश्चित रूप से अभी चुनौतियां इतनी आसान नहीं है और आने वाली चुनौतियां और भी ज्यादा गंभीर हैं और ज्यादा कठिन हैं, ये साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है। सती हमारे साथ प्रदीप सती भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अब तक स्थितियां सामने आई हैं राजनीतिक दल बनाने को लेकर के, चुनावी विकल्प देने को लेकर के, और जो बातें सामने आई हैं ये साबित करती हैं कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आंदोलन के लिए दिल्ली आसान थी, लेकिन शासन के लिए दिल्ली आसान नहीं है? उत्कर्ष, सबसे पहले इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन करने के दल को इस आंदोलन को राजनीतिक विकल्प के रूप में क्यों आना पड़ा, एक राजनीतिक दल के रूप में क्यों टीम अन्ना को आना पड़ा, या फिर क्यों बाबा रामदेव इस सब चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि राजनीतिक विकल्प उन्हें बनना है। इस सब के मूल में हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उन नीतियों की खिलाफत रामदेव ने भी की, उन्हीं नीतियों की खिलाफत टीम अन्ना ने भी की। जहाँ रामदेव काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को काफ़ी पहले से उठाए हुए हैं, वहीं टीम अन्ना के सदस्य जन लोकपाल बिल को लेकर बहुत पहले से हो हल्ला मचा रहे थे, बहुत पहले से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अपना मसौदा भी सरकार को सौंपा और जन लोकपाल को लेकर सरकार की मंशा साफ हो गई थी पिछले कार्यकाल में ही, जब सरकार ने टीम अन्ना को मुगली घुट्टी पिलाई कि हम आपको बधाई देते हैं, हम आप युग पुरुष हैं, तमाम तारीफ की उनकी और उनका सम्मान करने की बात की और कहा कि हम बहुत जल्द एक लोकपाल लेके आएंगे। उसके बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट की कमेटी बनाई। उस कमेटी में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे रणनीतिज्ञ उन्होंने रखे और वो मसौदा जो बाहर निकला वो बिल्कुल जन लोकपाल की तरह से बिल्कुल अलग था और उसे उन्होंने लोकपाल के बजाय जोगपाल कह दिया।
तो सरकार ने वहां पर उस पर बहस भी नहीं की और टेक्निकल ग्राउंड पर पूरा जो सत्र था, बहस जो थी वो पूरी बहस को खत्म कर दिया। तो टीम अन्ना के पास वहां पर ठगे जाने का जो आभास उन्हें हुआ तो उसको लेकर वो सामने आए। फिर राज्यों में लोकपाल की बात की, उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो खंडूड़ी के लोकपाल की भी तारीफ की। और अब जब रामदेव भी 9 अगस्त से अपना आंदोलन कर रहे हैं, टीम अन्ना भी आंदोलन कर रही है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों के पास भी सब साथ आने की मजबूरी भी है और इन लोगों को साथ आने में डर भी है कि अपना जो इनका अस्तित्व है कहीं वो एक दूसरे के अस्तित्व के सामने डिजॉल्व ना हो जाए, फेड ना हो जाए। तो उसी को बचाने की लड़ाई थी। और यही जो अभी दीपक कह रहे थे कि जल्दबाजी हुई है, सबसे पहले जल्दबाजी अनशन करने को लेकर हुई, क्योंकि 8 से 10 दिन के बाद रामदेव का अनशन होने वाला था। उसके बाद जल्दबाजी इस सब में हुई जब मीडिया के साथ बदसलूकी हुई, मीडिया के साथ हो हल्ला किया गया, मीडिया को दोष दिया गया। और उसके बाद जब एक्सट्रीम पर आपका आंदोलन था, जब लोग आपके आंदोलन में जुड़ने लगे थे, वहां पर आप एन मौके पर आपने 10 दिन के बाद आंदोलन को इस तरह से समाप्त कर दिया। इससे कुछ लोगों में निराशा भी हुई है। लेकिन आप टीम अन्ना को पूरी तरह से हम इसमें दोष नहीं दे सकते इस आंदोलन को खत्म करने को लेकर। दरअसल विकल्पहीनता की स्थिति यहाँ पर सरकार ने बना दी थी। टीम अन्ना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था इन लोगों को इग्नोर करने के अलावा। लोगों का गुस्सा सामने आ रहा था और इसी को लेकर टीम अन्ना ने राजनीतिक विकल्प बनने की बात कही। लेकिन अब मूल बात पर आते हैं, जो आप कह रहे थे कि दिल्ली में प्रदर्शन करना आसान है, लेकिन दिल्ली शासन करने के लिए दिल्ली का रास्ता बहुत तिकड़मबाजी के साथ जाना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जायज बात है दीपक जो कह रहे थे, जो आप भी कह रहे थे, और तमाम समाचार चैनलों में यही बात चल रही, तमाम विशेषज्ञ इसी बात को कह रहे हैं कि टीम अन्ना को बहुत कठिन परीक्षा से अब गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो गरियाते थे, जिस सिस्टम के खिलाफ वो गरियाते थे, जिस राजनीति को वो सड़ांध भरी बता रहे थे, उस कीचड़ में वो अब खुद कूद चुके हैं। अब उन्हें उसमें कूद कर सफाई करनी है। तो जाहिर सी बात है कि 2-4 दाग के छींटे उन पर भी लगेंगे, क्योंकि अब तक जब अप्रत्यक्ष रूप से वो सरकार की नीतियों के खिलाफ थे, तो सरकार ने उनके खिलाफ जांच की, तमाम चीजें की। और सरकार के नियंत्रण में जो कुछ भी रहा, आपने देखा होगा दुनिया की तमाम देशों का इतिहास है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, सरकार उसको तमाम दांव पेचों से उसको पीछे करती है। तमाम उदाहरण इस तरह के हैं। तो टीम अन्ना के साथ भी सब होगा। टीम अन्ना को इस हमले के साथ बचना है, विपक्षी दलों के हमले के साथ बचना है, और जो जनता के बीच में उनका जो जननायक वाला जो चेहरा उनका निकला है, उस चेहरे को बचा कर रखना है, जो टीम अन्ना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा सवाल है। और इस चैलेंज को अगर टीम अन्ना सफलतापूर्वक निभा पाई तो आज नहीं तो कल जरूर एक बार उनको सफल संकेत मिल सकते हैं। आप उत्तराखंड से लेकर प्रदीप, जब बात ये रखी गई सामने अनशन समाप्त करने की और राजनीतिक विकल्प देने की, राजनीतिक दल बनाने की बातें जब निकलकर सामने आने लगी, टीम अन्ना ने शायद ये सोचा होगा, उसे उम्मीद रही होगी कि जिस तरह से उसे आंदोलनों में सहयोग मिलता रहा है, ये बात सामने आने के बाद इस ऐलान को लोग हाथों हाथ लेंगे। लेकिन शायद लोगों को आंदोलन के रूप में जब वो चर्चा करते हैं, आंदोलन के बारे में जब सोचते होंगे, तो अन्ना का चेहरा याद आता होगा, अन्ना एक प्रतीक के रूप में उनके सामने आते होंगे, टीम अन्ना को महत्वपूर्ण समझते होंगे। लेकिन राजनीति को लेकर के भले ही आरोप लगाए जाते थे कि राजनीति की जा रही है, लेकिन जो आम आदमी है उसके मन में अन्ना को लेकर के और राजनीति को लेकर के एक साथ एक चेहरा बन करके नहीं आ पाता था। शायद इसीलिए लोगों ने इस फैसले को हाथों हाथ नहीं लिया। उत्कर्ष, इसमें दो बातें हैं। दरअसल देखिए, जो आम आदमी अन्ना को लेकर इतना आशान्वित है, इतना गौरवान्वित है और एक उम्मीद वो अन्ना को लेकर देख रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अन्ना के टीम अन्ना के सदस्यों द्वारा भी कई बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ बयानबाजी इस तरह की गई, जहां पर कि एक प्रबुद्ध वर्ग, जो एक बौद्धिक वर्ग था, जो जानकार वर्ग था, उसको लगता था कि अन्ना के टीम अन्ना के सदस्यों को इतने निचले स्तर पर नहीं आना चाहिए। उससे भी एक साख गिरी है। तमाम विरोधी दलों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने, जो कि चाहते हैं कि ये व्यवस्था एज इट इज ऐसी जैसी है वैसी ही बनी रहे, उन लोगों ने टीम अन्ना पर कई बार सवाल करने की कोशिश की। कई बार उन्होंने उन पर कई बार परोक्ष रूप से हमले किए और टीम अन्ना उनका बचाव करती रही और मूल विषय से भटक गई। तो अब टीम अन्ना के साथ जो दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं, जो टीम अन्ना के साथ लोगों का जो जुड़ाव हट रहा है, जो आप कह रहे हैं कि जुड़ाव कम हो सकता है, वो इसलिए भी है क्योंकि यहां पर सही कहा आपने प्रदीप। अभी फिलहाल तो देखने वाली बात ये होगी कि अभी क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी नहीं आए हैं, तो आने वाले समय में इनके जवाब आखिर किस तरह से और किस रूप में जनता के सामने पहुंचते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आएंगे और सवाल यही दोहराएंगे आपसे कि आखिर जो चुनौतियां अब सामने आने वाली हैं टीम अन्ना के सामने, जो
जिस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या उसकी उम्मीद टीम अन्ना ने पहले की होगी कि ऐलान करने के पहले जब टीम ने बैठ करके इस पर मंत्रणा की होगी, जाहिर तौर पर जो उम्मीद की होगी वो आखिर किस तरह की रही होगी और जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो कैसी हैं? नहीं देखिए, उत्कर्ष जिस माहौल में और जिस स्थिति में ये टीम अन्ना ने इस बात का ऐलान किया था कि कल मंच अन्ना हजारे ने कि वो लोग आंदोलन राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और लोगों को एक चुनाव में विकल्प देंगे, तो उसको देख के लगता नहीं कि बहुत पहले से उन्होंने इसको लेकर प्लानिंग की होगी, क्योंकि उसके एक दिन पहले तक ही अरविंद केजरीवाल की जब तबियत बिगड़ती है, उनको अस्पताल में भर्ती होने को दिल्ली पुलिस कहती है, तो उस समय उनका यह बयान आता है कि वो बलिदान देंगे और खुदकुशी नहीं करेंगे और अंतिम सांस तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और उसके बाद अचानक मंच से अन्ना हजारे ये घोषणा करते हैं कि वो अनशन कब समाप्त करवा देंगे, इसके साथ साथ राजनीतिक विकल्प लोगों को देंगे। तो इसको, इन बयानों को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत पहले से उन्होंने इसकी प्लानिंग की हो। तो ऐसी स्थिति में अगर प्लानिंग पहले से नहीं की थी तो हो सकता है कि इस संबंध में तैयारी भी उनके पास बहुत ज़्यादा ना हो और कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्लान भी उनके पास इस संबंध में ना हो। तो निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, समय बहुत कम है, इनसे निपटना टीम अन्ना की पहली प्राथमिकता होगी। और अन्ना हजारे ने एक बात और मन से बोली है कि वो हर जगह पूरे देश भर में जो पूरा 20 या 22 महीने का वक्त है लोकसभा चुनाव का 2014 का, इस दौरान वो पूरे देश का दौरा करेंगे, जगह जगह जाएंगे, लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में अलग जगाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे सिर्फ इस नाम पर कि वो जन लोकपाल लेके आएंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। यानी कि उनकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो मोमेंटम एक बना हुआ है, जो लोग कहीं ना कहीं अभी जंतर मंतर पर जुड़ रहे थे, देश भर में धरना प्रदर्शन रैलियां हो रही थी, उस मोमेंटम को कहीं से भी टूटने ना देने की उन्होंने बात कही है। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि लोग चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि उनकी ये कोशिश पूरी रहेगी कि लोग लगातार अभी से लेकर चुनाव तक इस सारी चीज़ों से जुड़े रहें और लोगों के जहन में ये चीज़ एकदम ताज़ा रहे, एकदम नई रहे और लोग इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें कि वाकई में जो उनके साथ हो रहा है, जो भ्रष्ट लोग सरकार चला रहे हैं, वो दोबारा से सत्ता में ना आने पाए। तो उनकी पूरी कोशिश यही है कि देश भर में घूम घूम कर लोगों के बीच अलग हो जगाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये सत्ता की परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात वो कहते हैं, लेकिन कहीं इन सारे चुनाव को लेकर सत्ता में आने तक असल जो मुद्दा है लोकपाल का, भ्रष्टाचार का, उस नाम पर वोट तो मांगेंगे, अलग भी जाएंगे, लेकिन सत्ता में अगर माना ऐसी स्थिति बनती, आज नहीं, इस बार के चुनाव में नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या कहीं 20 साल के बाद, भले ही कुछ लोग रहें कुछ लोग ना भी रहें, तो उस स्थिति में कहीं जो असल मुद्दा है कहीं वो पीछे ना छूट जाए। और क्या गारंटी कि जब इनके लोग, माना इनके लोग ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के लोग, झूठ भी लाते हैं, अगर वो लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता उन्हें अपना समर्थन देती है, जनता उन्हें चुनती है, तो क्या गारंटी है कि वाकई में वो लोग ईमानदार साबित होंगे सत्ता में काबिज होने के बाद भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना मजबूत वो लोग होंगे, उन लोगों को मानसिक रूप से कितना मजबूत टीम अन्ना को करना होगा जिन लोगों को टिकट देकर चुनाव में खड़ा करेंगे। क्योंकि लॉटरी का टिकट तो कह सकते हैं उन्होंने खरीद ही लिया है, लेकिन अब बारी है चुनावी टिकट बांटने की। तो इस चुनावी टिकट को जब वो बांटेंगे तो उनके जहन में कई सारी चीज़ें होंगी, कई सारी मुश्किलें उनके सामने होंगी, कई तरफ से उन पर प्रेशर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिस व्यक्ति का वो चुनाव कर रहे हैं, कल के दिन वो भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या फिर उसके बाद कहीं ना कहीं टीम अन्ना के चयन पर भी सवाल उठेंगे और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा भी वहां पर कम हो सकता है। तो निश्चित तौर पर लॉटरी का टिकट खरीदने के बाद चुनावी टिकट का जो बंटवारा होगा वो टीम अन्ना के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो असल मुद्दा है वो कहीं पीछे ना छूट जाए, उसको साथ लेकर उन्हें हमेशा चलना होगा। उत्कर्ष, बिल्कुल दीपक, जिस तरह से जो खबरें सामने आती रही हैं, एक आंदोलन करना था और उसको लेकर के टीम अन्ना ने जो जद्दोजहद की, पिछले वक्त में जो लड़ाई लड़ी, जिस तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई आंदोलन को, उसमें उस दौरान कई बार बिखराव की, टीम अन्ना के अंदर बिखराव की खबरें सामने आती भी रहीं, आपसी मतभेद की भी खबरें सामने आती रहीं। अब तो पूरे देश की राजनीति का हिस्सा बनना है, राजनीति में कूदना है, ऐसे में बिखराव नहीं आएगा। स्वतंत्र विचार देने की छूट आंदोलन के दौरान तो जरूर थी, लेकिन राजनीति में तो अनुशासन की आवश्यकता होगी। आखिर सुपरवाइज कौन करेगा? क्या टीम अन्ना और जो पूरा ग्रुप अपना ये बनाएंगे, जो समूह अपना ये रखेंगे, वो अन्ना हजारे की बात मानेंगे, या फिर सबके स्वतंत्र विचार जब सामने आएंगे तो अनुशासन का पालन कर पाना भी एक बड़ी मुश्किल ये सामने आएगी, क्योंकि बिना अनुशासन के राजनीतिक दल चलाना संभव नहीं है। बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत जायज़ ये सवाल है। हालांकि अभी तक देखते हैं, अगर वो राजनीतिक दल बनता है तो निश्चित तौर पर उसका संविधान भी बनेगा, उसमें कई सारी चीज़ें भी होंगी और पूरी गाइडलाइन भी होगी जिनको सभी को फॉलो करना होगा। लेकिन जो अहम सवाल आपने उठाया कि इससे पहले हम देख चुके हैं टीम अन्ना के पिछले आंदोलन में, हम देख लें स्वामी अग्निवेश उनके साथ थे, संतोष हेगड़े अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जुड़े हुए थे, हालांकि अब वो टीम अन्ना से अलग है। स्वामी अग्निवेश की बात करें, स्वामी अग्निवेश कभी टीम अन्ना के बड़े अहम सदस्य हुआ करते थे। आज की स्थिति हम देख लेते हैं, स्वामी अग्निवेश टीम अन्ना के खिलाफ जहर उगलते हैं और इसी आंदोलन पर उन्होंने बयान दिया था कि टीम अन्ना को देश से माफी मांगनी चाहिए और आंदोलन
आंदोलन से वो लोग भाग खड़े उठे हैं, पीछे हट गए हैं। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो टीम अन्ना के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ विचार नहीं मिले, या कह सकते हैं आपस में उनका तालमेल नहीं बना और वो लोग टीम अन्ना से अलग हो गए। टीम अन्ना कई बार टीम अन्ना में टूट भी यहाँ पर हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ये राजनीतिक दल बनता है तो कई सारी गाइडलाइंस इसकी होंगी, इसका संविधान बनेगा और अनुशासन होगा, मर्यादा में रहकर हर किसी को बयान देना होगा और जो एक मुद्दा है वो एक लाइन है उसी को लेकर चलना होगा। तो निश्चित तौर पर एक कोर कमेटी भी होगी, सारी चीज़ें इसमें होंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि सभी लोग एकजुट रह पाएंगे, क्योंकि अन्ना हजारे की अगर हम उम्र को देखें, उनकी स्थिति को देखें तो काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर और इस बड़े आंदोलन में इस परिवर्तन को आने में मैं नहीं मानता कि बहुत जल्दी परिवर्तन 2, 4, 5 या 10 साल में हो जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा का भी वक्त लग जाए। तो टीम अन्ना कितने समय तक अपनी टीम के साथ खड़े रह पाएंगे सार्थक रूप से, और ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि टीम अन्ना हजारे जब तक अपनी टीम के साथ यहाँ पर खड़े तो निश्चित तौर पर एक अनुशासन है, लोग उनकी बात सुनते हैं और जो वो बोलते हैं उन सारी चीज़ों को लोग मानते भी हैं। हालांकि अन्ना हजारे टीम की राय इसमें जरूर लेते हैं, लेकिन एकमत होकर सारी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। जब अन्ना हजारे इस स्थिति में नहीं होंगे आज से 5 या 10 साल बाद, क्योंकि जो उनकी उम्र है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या उस स्थिति में जो टीम अन्ना के सदस्य हैं उनमें वर्चस्व की लड़ाई नहीं होगी? क्या वो लोग आपस में सत्ता हासिल करने के लिए या कहें फ्रंट पे रहने के लिए क्या वो लोग नहीं लड़ेंगे? क्या उनमें टूट नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बात सिर्फ आज की नहीं है, बात सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव की नहीं है, बात है आने वाले 5, 10 और उसके आगे के समय की। क्योंकि इतने जल्दी बहुत जल्दी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, समय हर चीज़ में लगता है, इसमें भी समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको एकजुट रहना होगा। अगर अन्ना हजारे वाकई में उनके साथ नहीं भी रहते हैं तो आगे की स्थिति में वो लोग कैसे इस सारी चीज़ों को चलाएंगे, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, कैसे सभी लोग को एकजुट कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्कर्ष बिल्कुल दीपक, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपके पास आएंगे, एक सवाल करेंगे। कार्यक्रम भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कम समय में आपसे एक सवाल ये जरूर करना चाहेंगे। जो लबोलुबाब निकल करके सामने आया है, 100 दिन चले 2.5 कोस वाली जो कहावत है, कहीं वो चरितार्थ होती हुई तो नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन तो अब खत्म हो गया है, अनशन खत्म करने का फैसला ले ही लिया गया टीम अन्ना की तरफ से, और अब राजनीति शुरू की जाएगी, राजनीति में उतर करके भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश की जाएगी। तो स्थितियां वहीं पर पहुंच गई हैं जहां से शुरुआत की गई थी। प्रदीप। उत्कर्ष, मैं एक भारत के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और उस गांव की जनसंख्या 300 से 400 के आसपास है। और जब वहां पर गांव के प्रधान का जब चुनाव होता है, जब पंचायत का छोटा सा चुनाव होता है, तो जिस दिन चुनाव परिणाम आता है उससे 5 साल बाद वाले चुनाव की तैयारी उसी दिन नए कैंडिडेट शुरू कर देते हैं। ये पंचायत चुनाव की जो पहली सीढ़ी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप सोच लीजिए कि इस देश में लोकसभा, राज्यसभा और तमाम विधानसभाओं के चुनाव कितने कठिन होने जा रहे हैं। और 9 दिन चढ़े 2.5 कोस वाला जो सवाल है वो अपनी जगह पर है, जहां से पहुंचे थे वहां पहुंचने वाला सवाल अपनी जगह है। लेकिन सबके बीच मुझे लगता है कि जो ये राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश हुई है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि आंदोलन भी तो नहीं हो रहा था। अन्ना का उदय ऐसे मौके पर हुआ, ऐसे वक्त पर हुआ जब भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से आम आदमी को जकड़ चुका था और लोग इसे सामान्य व्यवहार की तरह लेने लगे थे। लोगों ने भ्रष्टाचार की परिभाषा को यही बताया था कि भ्रष्टाचार एक सामान्य व्यवहार है हमारा, और उस सामान्य व्यवहार वाले, उस निराशा वाले, चारों तरफ निराशा वाले माहौल में जब अन्ना का उदय होता है, अन्ना आते हैं, पूरे राष्ट्र के हीरो बनते हैं, जंतर मंतर पर सरकार का जुलूस निकाल कर रख देते हैं, बड़े से बड़े नेता की ऐसी तैसी कर देते हैं। उसके बाद उत्साह बढ़ता है, लोगों की अन्ना को लेकर एक सहानुभूति आती है, लोगों को अन्ना को लेकर उम्मीद आती है। तो उसके बाद यही माना जाना चाहिए कि अगर शुरुआत हुई है तो उस शुरुआत का स्वागत किया जाना चाहिए। निसंदेह इसमें लंबा समय लगेगा। जनरल वीके सिंह जैसे लोगों को लिया जा रहा है, तमाम और समाज सेवियों को लिया जाएगा। टीम अन्ना के पास सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हम यही मानेंगे कि ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए, और दीपक आपका भी शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको ये भी बता दें कि ताजा स्थितियां ये हैं कि नारियल पानी पिला करके अनशन तुलवा दिया गया है टीम अन्ना का, अन्ना हजारे का और उनकी पूरी टीम का। जनरल वीके सिंह ने, पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने ये अनशन तोड़वा दिया है। फिलहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर ही लगातार टिकी हुई हैं कि किस तरह से आगे की रणनीतियां तैयार की जाती हैं टीम अन्ना की तरफ से, क्या कुछ नया ऐलान अब सामने आने वाला है, और जिस राजनीति की बात की गई है वो आखिर किस रूप में देश में सामने आती है, जनता के बीच उभर करके सामने आती है, और लोगों को आने वाला समय कैसा देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इसी के साथ हमारा वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।